किसी का भी कोई भी एक सेशन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का कोटेशन है, द कास्ट सिस्टम इज अपोज टू द रिलीजन ऑफ द वेदांता, कास्ट इट डाउन। स्वामी विवेकानंद जी का ये कोटेशन बहुत ही फेमस है। कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप? एज यू कैन ईजली अंडरस्टैंड कि ऐसे कोटेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं जब हम लोग कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, रिजिड सोसाइटी को लिबरल करने की बात करते हैं, और डेमोक्रेसी को इंश्योर करने की बात करते हैं, ठीक है। जो सोशल स्टिग्मा है उस चीज़ को ख़त्म करने की बात करते हैं सोसाइटी में, तो ऐसी जगह पर हम ज़रूर ऐसे कोटेशंस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, पवन आपका चैट काम नहीं कर रहा है, बट अभी तो आपका मैसेज आ गया यहाँ पर, है ना। तो ठीक है, सभी लोग रेडी रहेंगे कॉपी पेन लेकर के। प्लीज़ कॉपी पेन के साथ बैठे रहिए, ताकि कोई भी फैक्ट जो अभी मैं आपको बताऊंगी उसको आपको लिखना है। कोटेशंस को ज़रूर लिखना है। कितने लोगों ने लिख लिया कोटेशन, और पिछले कोटेशन कितने लोगों को याद है? याद होना चाहिए कोटेशन। ओके, आई विल टेक अ टेस्ट। तो अभी जैसा कि हम लोग आप देख रहे हैं कि लगातार इम्प्रूव करते जा रहे हैं चीज़ों को, टेस्ट के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। करंट अफेयर्स का टेस्ट लॉन्च किया गया है, जो डेली व्यूअर्स हैं वो जान लीजिए। तो हर मंथ बेसिस पर आपका टेस्ट हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डू यू नो दैट? अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, करंट अफेयर्स का टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। और किसके लिए? जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, उनके लिए फ्री करंट अफेयर्स टेस्ट है। और आप उसको टेस्ट को दे करके देखिए। टेलीग्राम पर एक टेस्ट मैंने अपलोड भी किया था, उसका लिंक डला हुआ होगा, तो जिन्होंने नहीं दिया है वो प्लीज़ टेस्ट दे देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ये कोटेशन प्लीज नोट डाउन कीजिए। आज क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, लेट मी टेल यू। फर्स्ट, हम नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। आपको पता है न्यूज़ में है नीति आयोग अभी। क्यों न्यूज़ में है, किसी को मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो अभी मैं बताऊंगी। दूसरा, हम बात करेंगे बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी की। इस पर एक आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है विवेक देबराय साहब का। क्या कह रहे हैं, कैसे ये सोसाइटी में इनकम में हेल्प करेगा। उसके बाद फसाई का जिक्र आता है। ICDS प्रोग्राम्स के तहत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स में क्या कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, विल डिस्कस दैट ऑल्सो। ओके, तो बाकी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें डिस्कशन को। जो भी डिस्कशन में आने वाले हैं अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए कि एक डिस्कशन है, इंडियन एक्सप्रेस का है। बाकी लोग हिंदू भी पढ़ रहे होंगे, बट एक्सप्रेस भी पढ़ेंगे तो एड ऑन हो जाएगा उनकी इन्फॉर्मेशन में। ओके, सो जैसा आपको पता है कोटेशन मिल चुका है, ठीक है। बैकग्राउंडर के पॉइंट्स भी हम देखेंगे साथ साथ में आर्टिकल के, और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को ले लिया गया है। क्वेश्चंस होता है आंसर राइटिंग के लिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं साथ में, ठीक है। तो आपको पूरे डिस्कशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलता रहेगा, उसका आंसर आपको साथ साथ में करते जाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ गया, आपको इसका आंसर करना है अभी के अभी। इसका आंसर करना है, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव 2020 वॉज रिलीज्ड recently by which of the following organization? Please tell me the answer of this question. Energy Technology Perspective 2020 कौन रिलीज करता है, किसने रिलीज किया है 2020 का? आपको बताना है whether it is वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, या फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दैट इज IAEA। तो आंसर कीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। बाकी सारे लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करें डिस्कशन को। आई एम वेटिंग फॉर यू। अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है, अब आर्टिकल पर हम आने वाले हैं। सो इसका आंसर कीजिए। बाकी लोगों का आंसर, प्रभाकर, सूरज, विशु, सब लोग आंसर बताएं इसका। एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव 2020 रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, तो कमेंट कर देना है फटाफट से। ओके, पवन का आंसर है C, दैट इज IEA। बाकी लोग भी बताएंगे। धीरज ने कहा है D, ठीक है। सभी लोग आंसर बताएंगे। कल के क्वेश्चंस का भी आंसर हम लोग देखेंगे। हाय रुपिंदर, आप आ गई हैं। प्लीज़ आप लोग इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे जो भी लोग डिस्कशन को ज्वाइन करेंगे फटाफट से। ओके, फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। क्या कहा गया है इसमें? क्रिटिसिज्म है ये जो आर्टिकल लिखा गया है, इसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ा जा रहा है। अभी ओवरऑल जो चीज़ें चल रही हैं पॉलिटी में और इवन कंट्री में, उसमें कैसे हम किसी भी एक स्टेटमेंट को पकड़ के और उसको बहुत बड़ा तूल दे रहे हैं ताकि उसे चीज़ों को और ज़्यादा एग्जैगरेट किया जा सके,
और यही सब चीज़ें भी चल रही हैं। तो आपके लिए क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप कैसे आंसर राइटिंग कर सकते हैं, कैसे आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। जाहिर तौर पर अब तक आप सीख चुके होंगे कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं, हमें इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज़ अगर करना है तो हम कर सकते हैं। शब्दों का चुनाव अच्छा होना चाहिए। अगर नीति आयोग के सीईओ कुछ कह रहे हैं तो आर्टिकल में तो बहुत ही खुल करके इनका विरोध हो गया है, लेकिन क्या आप इस तरीके से विरोध कर सकते हैं? तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप खुल करके विरोध नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। यू आर नॉट सपोज टू डिस्ट्रॉय द सिस्टम, बट यू हैव टू मेंटेन द सिस्टम, यू हैव टू रिफॉर्म इट। आपको उसको मैनेज करना है। तो इस मेंटालिटी के साथ आर्टिकल भी पढ़ना है, आंसर राइटिंग भी सीखनी है, आंसर राइटिंग करना भी है। ओके, क्वेश्चन का आंसर लिख करके कहाँ पर अपलोड करना है? टेलीग्राम पर ग्रुप बना हुआ है, आंसर रिव्यू ग्रुप। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। रिफॉर्म एज पर मिस्टर कांत। देखिए, हुआ यूं है, आर्टिकल का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। हुआ यूं है कि एक मैगजीन के इंटरव्यू में नीति आयोग के सीईओ ने एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट पर अभी बवाल हो गया है, एक तरीके से लोगों ने कैंपेन चला दिया है। ठीक है, क्या है वो स्टेटमेंट, क्या है वो कैंपेन, विल डिस्कस दैट। जीएस पेपर 2 में इसको एसोसिएट कर सकते हैं, पॉलिसी इंटरवेंशंस और इन सब जगह पर ये आ जाएगा। तो सीईओ अमिताभ कांत जी ने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा है। देखिए, ध्यान दीजिए, वी आर टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, और इसी स्टेटमेंट को इनके कैप्चर किया गया है, कैच किया गया है, और इसी पर पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है। हैशटैग टू मच डेमोक्रेसी के नाम से आपने कभी सुना होगा तो। फाइन, अब ये इस पर क्या क्रिटिसाइज़ है, क्यों क्रिटिसाइज़ है? तो इनका कहना है कि अगर आप रिफॉर्म लाते हैं किसी भी बड़ी कंट्री में, अगर आपको रिफॉर्म करना होता है तो वहाँ पर आपको ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। लेकिन इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? इंडिया में इतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी है कि हर चीज़ के खिलाफ में लोग उतर जाते हैं, चाहे वो उनके लिए फ़ायदेमंद क्यों ना हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा, अब ये जो स्टेटमेंट इन्होंने कहा, ये इन्होंने अपनी समझ के अनुसार, अपनी ऑब्वियसली नीति आयोग क्या है? एक थिंक टैंक है, और थिंक टैंक क्या करता है? सोचने का काम करता है, कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाया जाए, कैसे इन्हांसमेंट किया जाए इकोनॉमी में। नाउ तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंगली, अपने समझ के अनुसार एक स्टेटमेंट कहा, उस पर पूरा कैंपेन चल रहा है अभी हैशटैग का। और अब राइटर क्या कह रहे हैं? देखिए, राइटर क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे इस जो स्टेटमेंट है उसको कैसे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि सरकार बदलाव करती है, बदलाव करने के दौरान वो किसी से पूछती नहीं है, राइट, कंसल्ट नहीं करती है, कोई भी डिबेट डिस्कशन नहीं होता है, किसी एक कमेटी में जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है वहाँ पर उसको रेफरेंस के लिए नहीं भेजा जाता है। और इस पेंडेमिक के दौरान ये तीनों कानून पास कर दिए जाते हैं जो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म के लिए लाए गए हैं। कितने लोगों को याद है कि एग्रीकल्चर में कौन सा रिफॉर्म हुआ है? कितने लोगों को याद है यहाँ पर? क्योंकि हमने कई दिन आर्टिकल में आपको बताया है, डिस्कस किया है हमने, तो याद होगा। एक तो एपीएमसी एक्ट में जो बदलाव किया गया है, फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है, और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको लीगलाइज किया गया है। तो यहाँ पे ये जो अलग अलग बदलाव हैं उसको लेकर के किया जा रहा है कि आप टू मच डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सरकार उनकी बात सुने, उनसे कंसल्ट करे और उसके बाद कोई भी अपना कानून आगे लेकर के आए। फिर ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि ठीक है, किसी भी रिफॉर्म के लिए जाहिर तौर पर एक मेजॉरिटी वाली सरकार का होना बहुत ज़रूरी है, और जब मेजॉरिटी वाली सरकार होती है तो काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकती है, पॉलिटिकल डिसीजंस ले सकती है, ग्रोथ रिफॉर्म के लिए काम कर सकती है। हाँ, कोलिशन एरा में देखा जाता है कि ये सिचुएशन नहीं आती है, बिकॉज कोलिशन में क्या होता है, सरकार डिपेंडेंट हो जाती है अदर सरकार पे जो उनके गठबंधन में सरकार बनी हुई होती है। फाइन, अब इनका कहना है, राइटर का कहना है कि क्या जब कोलिशन की सरकार थी तो भारत की इकोनॉमी किस तरीके की थी? तो इनका मानना है 2014 के पहले भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी हुआ करती थी, काफ़ी रिफॉर्म हो रहा था, हाई ग्रोथ रेट था, हम अचीव कर रहे थे, फिर बहुत सारे लोगों को हमने पॉवर्टी से बाहर निकाला था। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो 2014 के पहले थी, और जब कोलिशन की सरकार थी और अब जब रिफॉर्म ऑन द सेक ऑफ रिफॉर्म हो रहा है तो इकोनॉमी कैसे डाउनफॉल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे इनको यूज़ करेंगे? आप यहाँ पे राइटर के हवाले से लिख सकते हैं कि सम स्कॉलर बिलीव्स, ऐसा आप कह सकते हैं कि 14 के पहले का सिनारियो ये था, अब ऐसा है। आप इस तरीके से आंसर में इसको कोट कर सकते हैं। अदर देन दैट
आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जब भी रिफॉर्म होगा इकोनॉमी में तब वहाँ पर डाउन ग्रोथ होगा, ठीक है, बिकॉज रिफॉर्म, आप कहीं भी रिफॉर्म करके देखिए, करप्शन को हटा करके देखिए, तो आपको एक स्टेप पहले पीछे जाना होता है और फिर आप एकदम से आगे जाते हैं। तो ये चीज़ हमारे रियल लाइफ में भी होता है। अगर आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो अगर आप ऑब्वियसली अगर आदत नहीं है आपको पढ़ने की तो थोड़ी सी कठिनाई आती है, आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन जैसे ही आप अपने आप को रेजिस्ट करते हैं, फोर्स करते हैं, थोड़ी कठिनाई होती है, परेशानी होती है, लेकिन फिर आप देखते हैं कि आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है एज कम्पेयर टू द अदर थिंग्स, राइट। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे अभी गवर्नमेंट की भी हालत है, उसी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नाउ डेमोक्रेसी, चेक्स एंड बैलेंस, निगोसिएशंस, दीज आर द गुड वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स हैं ये। ऑब्वियसली इक्वलिटी को इम्पोज करते हैं, सरकार के ऊपर एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी को डिस्कस किया है यहाँ पे। जो सीईओ हैं उनको क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं कि वो जब बोल रहे हैं कि टू मच डेमोक्रेसी है तो इस तरीके से उनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि नीति आयोग का एम क्या है? नीति आयोग एक थिंक टैंक है और उसका एम है कि कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंश्योर किया जाए कंट्री में, कैसे नेशनल डेवलपमेंट किया जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंश्योर करना चाहिए रैदर देन सेइंग दीज वर्ड्स। ओके, समझ में आ गया सभी लोगों को? क्लियर है आर्टिकल? अब हम अगले आर्टिकल पर चल रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे अभी नीति आयोग के ऊपर। फटाफट से आंसर दीजिए कमेंट में। जो भी लोग नए आ गए हैं वो बताएं कौन कौन लोग आ चुके हैं, आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नीति आयोग? नीति आयोग वॉज फॉर्म 25 जनवरी 2016। कॉमन सेंस लगाना है, क्या सही है ये स्टेटमेंट? करेक्ट पूछा गया है। नीति आयोग कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्या ये सही स्टेटमेंट है? नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नन ऑफ देम। आपके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? फटाफट कमेंट कीजिए, ए, बी, सी और डी। कौन कौन है डिस्कशन में? प्लीज़ बाकी अपने दोस्तों को भी बताएं, फटाफट से डिस्कशन में ही रहें, पूरे अंत तक देखें, इसका आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप में से हर किसी को इसका आंसर पता है और मैं चाहूँगी जितने लोग डिस्कशन में वो सब इसका आंसर करें अभी के अभी। रुपिंदर, सूरज, वेरी गुड, आपका आंसर आ गया। बाकी लोग भी आंसर कीजिए, धीरज, सलोनी, जूही, सभी लोग आंसर कीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एक और क्वेश्चन नीति आयोग पर। हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं नीति आयोग पर तो 2 क्वेश्चन तो बनता है। ये क्वेश्चन का भी आंसर आप करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नीति आयोग? 2 स्टेटमेंट गिवन है। एम क्या है? एम क्या है नीति आयोग का? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? एम ऑफ द नीति आयोग, अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या अभी आपने आर्टिकल में ऐसा कोई शब्द देखा है? दूसरा स्टेटमेंट है, क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के? व्हाट डू यू थिंक? प्लीज राइट डाउन द आंसर। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी लोग, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन। प्लीज राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, क्विक। बाकी लोगों को भी, और देखिए प्लीज घबराए ना कि आंसर सही होगा कि गलत होगा। मैं आंसर आपको कल बताऊंगी, ठीक है? कल बताऊंगी आंसर, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। प्लीज़ आपको जो समझ में आता है, ए, बी, सी, डी, आप आंसर कीजिए, देन विल डिस्कस इट टुमारो। ओके, आंसर कीजिए फटाफट से बाकी लोग। बोथ सूरज का आंसर आया हुआ है। ओके, प्रभाकर ने 3 का ए बताया है। बाकी लोग भी आंसर करेंगे। रुपिंदर ने 3 का सी बताया है। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर कीजिए फटाफट से। नाउ अगला आर्टिकल देखते हैं। लैंड ऑफ सिरप एंड हनी लिखा गया है विवेक देब्रॉय साहब के द्वारा। तो ओके, एम आई लाइव राइट ना? ओके फाइन। या नेटवर्क इशू हो गया था, सो या आई एम देयर। प्लीज़ डिस्कशन में बने रहिए, अब स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। लैंड ऑफ सिरप एंड हनी, तो ये वाला आर्टिकल विवेक देब्रॉय साहब का लिखा हुआ है, फाइन।
और इसमें इन्होंने देखिए क्या कहा है, इसमें हम 2-3 एंगल को देखते हुए चलेंगे। पहला एंगल हम यहाँ पे हेल्थ न्यूट्रिशन को लेकर के देखेंगे, फाइन, कि आप हनी को कंज्यूम करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। दूसरा एंगल होगा इकोनॉमी का, नो डाउट, इकोनॉमी में कैसे ये कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे हम अगर हनी के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं कंट्री में तो इट विल हेल्प द फार्मर्स अलॉट, फाइन। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये वाला एंगल हम देखने वाले हैं। और इस पूरे डिस्कशन में वो अपना एग्जाम्पल लेकर के बोलते हैं, बिकॉज आपको याद होगा विवेक देबरॉय साहब के अंडर में एक कमेटी बनाई गई थी, वो चेयरमैन थे, काफ़ी रिसर्च किया उन्होंने और फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है कि हनी के प्रोडक्शन में भारत में क्या चीज़ें हैं, क्या परेशानियाँ हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, ये सब उन्होंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो विल डिस्कस दैट यहाँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका ये मानना है कि वाई उन्होंने ये आर्टिकल चूज़ किया, बिकॉज उनके पास कुछ एक्सपीरियंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो द फर्स्ट इज इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर सेटअप अ बीइंग डेवलपमेंट कमेटी, एक बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई थी जिसमें कि वो चेयरमैन थे, इसलिए उनको थोड़ा ज़्यादा आइडिया है इसको लेकर के। फिर उन्होंने पब्लिक डोमेन में जून 2019 में अपना रिपोर्ट भी सबमिट किया था। इफ़ यू रिमेंबर, आपको याद होगा करंट अफेयर्स में जो लोग पढ़ रहे थे उस समय में, तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। दूसरा ये है कि बी उनके घर पर भी इनका पूरा प्रोडक्शन है और हनी वो लोग कंज्यूम करते हैं और बहुत ही क्लोजली उन्होंने देखा है चीज़ों को, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। एंड बीज प्रोड्यूस अदर प्रोडक्ट्स टू, तो कई सारे और प्रोडक्ट्स इससे प्रोड्यूस होते हैं, लाइक रॉयल जेली, पॉलन, बीज वैक्स, ये सारी चीज़ें उससे प्रोड्यूस होती हैं। अ न्यू क्वीन बी ऑल्सो फेचेज अ फेयर अमाउंट ऑफ मनी. So, however, is popular perceptions bees are typically identified with honey. क्या होता है bees, जब आप मधुमक्खी की बात करते हैं, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट bees here. सभी लोग आगे डिस्कशन में, कोई चला तो नहीं गया नेटवर्क इशू को देख करके? प्लीज़ कम बैक सून, जितने भी लोग डिस्कशन में थे। तो बीज का नॉर्मली क्या होता है कि मधुमक्खी का नाम जब हम सुनते हैं तो उससे आपको हनी का ही रिलेशन समझ में आता है, बाकी चीज़ों को कई बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये उसी पर इम्फेसिस कर रहे हैं कि कई और तरीके से प्रोडक्टिव होती हैं ये, और ये इन्होंने इनके टाइप के बारे में बताया है कि जनरली कंट्री में कौन कौन से टाइप्स पाई जाती हैं। तो एक एपीज डोर्साटा है, ये सारे इनके टाइप्स होते हैं, कौन किस तरीके का होता है। मोस्ट बी कीपर्स विल हैव एपीज मेलेफेरा, ये एक टाइप है, ठीक है, इतना याद तो नहीं होगा लेकिन अगर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि देखिए विवेक देबरॉय लिख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये, इस पर अगर क्वेश्चंस राइटर की नज़र चली जाती है तो क्वेश्चन बनेगा, बिकॉज अभी इकोनॉमी में ये बहुत ही उभरता हुआ टॉपिक है अगर आप ध्यान दीजिए तो, इसीलिए इनके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, इनके टाइप के बारे में, नेम के बारे में पूछा जा सकता है। तो जो एपीज मेलिफेरा है इनके टाइप्स ज़्यादा हैं, और एपीज केराना भी एक तरीके का है इन साउदर्न पार्ट में ये वाले टाइप्स पाए जाते हैं। अब एपीज मेलिफेरा है, ये ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है, मोर प्रोडक्टिव एंड रिलेटिवली डकाइल, एंड हाइवर एपीज डोर्साटा इज वाइल्ड, दूसरे वाले जो है वो बहुत वाइल्ड होती हैं, फाइन। एंड इसका क्या प्रोडक्टिविटी है, मैंने कहा कि जो एपीज मेलिफेरा ये बहुत प्रोडक्टिव होती हैं। एंड हनी कैन बी मल्टी फ्लोरा वेयर बीज कलेक्ट हनी फ्रॉम मल्टीपल टाइप ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो मल्टी फ्लोरा होती हैं, ये अलग अलग जगह से ये कलेक्ट करती हैं। एज यू नो, ये पूरा बायोलॉजिकल है फैक्टर जो आप जानते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया है कि नेचुरली ये किस तरीके, नेचुरल एंड प्योर हनी विल क्रिस्टलाइज। देखिए डिफरेंस कैसे होता है, आप जो कंज्यूम करते हैं हनी वो किस तरीके का होता है, अगर नेचुरल और प्योर हनी की बात करें तो वो कैसा होता है, वो क्रिस्टलाइज होता है, बट मोस्ट कंज्यूमर डोंट लाइक दैट। प्योर हनी आपको पसंद ही नहीं आता, तो जो आप हनी कंज्यूम करते हैं उसमें शुगर सिरप मिला हुआ होता है, क्योंकि आपको मीठा थोड़ा सा स्वीट हनी पसंद आता है, तो वो उसमें शुगर सिरप मिला दिया जाता है। एंड नेचुरल एंड प्योर हनी विल बी मिक्स्ड विद सम पॉलन, बट मोस्ट कंज्यूमर डोंट लाइक दैट स्मेल। तो जो अगर आप नेचुरल चीज़ों की बात करेंगे तो वो कंज्यूमर को पसंद नहीं आती है, वो यहाँ पे बता रहे हैं। अब क्या होता है, रॉ हनी एंड देयर इज प्रोसेस्ड हनी, एक तो रॉ हनी है और एक प्रोसेस्ड हनी है। तो ज़्यादातर लोग क्या यूज़ करते होंगे, प्रोसेस्ड हनी को यूज़ करते होंगे। अब जब आप रॉ हनी और प्रोसेस्ड हनी की बात करेंगे तो उसके प्राइस में भी काफ़ी वेरिएबिलिटी आ जाती है।
और अलग अलग प्राइस हो जाते हैं। रफ इंडिकेशन दैट द ₹110 kg फॉर रॉ हनी, जो रॉ हनी है वो 110 रुपये का नॉर्मली केजी आता है, और लेकिन जो प्रोसेस्ड है उसका दाम बढ़ चुका होता है। प्रोसेस्ड हनी 180 रुपीज़ पर केजी आता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप कैलकुलेट करते हैं, फार्मर्स के एंगल से देखते हैं, इंडिया में प्रोडक्शन को लेकर के देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कितना चेन बना हुआ है। यानी कि जो रियल हनी प्रोड्यूसर हैं उनको कम कॉस्ट मिल रही है, राइट, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली वो प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं, वो रॉ हनी को आगे सेल करेंगे। उसके बाद कई सारी चीज़ें होती हैं चेन में, होलसेलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, रिटेलर्स हैं, फिर वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अल्टीमेटली जब ये कंज्यूमर तक पहुँचता है तो उसका प्राइस और हाई हो चुका होता है, और वो 360 पर केजी तक का हो चुका होता है। ठीक है, सो ये एक पूरा सिनेरियो है। एज अ कंज्यूमर व्हेन यू बाय मल्टीफ्लोरा हनी यू प्रोबेबली में ₹400 per kg or more, but the beekeeper's price has crashed to ₹75 per kg, making apiculture unviable। ठीक है, तो क्या होता है, जो लोग प्रोड्यूसर हैं उनको बहुत बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ये क्या बताना चाह रहे हैं राइटर, क्या बताना चाह रहे हैं, विवेक देबरस से बताना चाह रहे हैं कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर तो हाई प्राइस पर खरीद रहा है, 400 पर केजी के हिसाब से खरीद रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फार्मर्स के एंगल से तो उनका नुकसान होता है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज उनको उतना हाई प्राइस ही नहीं मिलता, बहुत सस्ते दाम पर उनसे खरीद लिया जाता है। व्हाट्स रॉन्ग, इट्स नॉट एज इफ वी इम्पोर्ट लार्ज वॉल्यूम ऑफ हनी फ्रॉम एल्सवेयर, कंज्यूमर आर बाइंग मोर हनी। ठीक है, अब एक तो आपको रॉ हनी पसंद नहीं, आप प्रोसेस्ड हनी को यूज़ करते हैं, दूसरा आप ऑब्वियसली इम्पोर्टेड हनी को फिर प्रेफर करते हैं। बी कीपर्स आर सेलिंग लेस रॉ एंड सेमी प्रोसेस्ड हनी गेटिंग अ लो प्राइस। अब क्या होता है, जो बी कीपर्स हैं वो प्रोसेस्ड हनी या सेमी प्रोसेस्ड हनी को बेचते हैं तो उनको कम दाम मिलता है। सो अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन है या क्या पॉसिबल ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, व्हाट अ कंज्यूमर बाइज एज हनी इज नॉट नेचुरल हनी, इट हैपन्स टू बी अडल्टरेटेड। तो अब फसाई का यहाँ पे क्वेश्चन नोट करके आता है कि फसाई के एंगल से अगर देखें, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सारा कुछ देखती है, सारे उनके पूरे रूल्स रेगुलेशंस बने हुए होते हैं कि कोई भी खाने का सामान अगर मार्केट में जाएगा तो उसके क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उस पर क्या अमाउंट होना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो लोगों को एक लिमिट से ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली उनको नुकसान ना पहुंचाए और वो लिमिटेड चीज़ें हों, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखती हैं। अब कुछ चीज़ों पर ये फोकस कर रहे हैं, लाइक शुगर सिरप जब मिलाया जाता है ये अंडरस्टैंडेबल है, परमिसिबल है अकॉर्डिंग टू द एफएसआई। अबव दैट थ्रेशोल्ड इट कॉन्स्टिट्यूट अडल्ट्रेशन, जब उसके ऊपर थ्रेशोल्ड चला जाता है तो वहाँ से फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। FSI presents standard for honey capture every possible form of adulteration through sugar syrup, and sugar used for dilution and adulteration can be from multiple sources। तो कॉर्न, शुगर केन सभी का यूज़ हो जाता है इसमें, ये ओवरऑल कहना चाह रहे हैं। अब देखिए अल्टीमेटली उन्होंने क्या है कंक्लूजन में, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो आर्टिकल लिखा गया है इसमें हम एक तो हेल्थ का एंगल देख सकते हैं, दूसरा हम इकोनॉमिकल एंगल को यहाँ पे देख सकते हैं, और कंक्लूजन में ये बताते हैं कि अब इसमें जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो कैसे काम कर सकती है, लाइक स्टेट गवर्नमेंट है, अदर एजेंसीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, वो कैसे यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए भी आप नॉर्म्स बनाएं। ऑब्वियसली जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसके लिए आप टफ नॉर्म्स बनाएं, बिकॉज कंज्यूमर क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं रेदर दैन जो प्योरिटी है। तो कैसे आप प्योरिटी को इंश्योर करें, अननेचुरल हनी को मार्केट में आने से रोकें, जो रॉ हनी है जो लोगों के लिए बेहतर है, जो फार्मर्स को भी हेल्प पहुंचाएगा, इंडिया को हेल्प करेगा। तो ये इसको आप कहाँ से जोड़ सकते हैं, आप जब सेल्फ रिलायंट भारत की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, वहाँ पे भी हम ये वाला फैक्टर एड ऑन कर सकते हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आत्मनिर्भर भारत, तो हमें कैसे एक एक सेक्टर को उठाना पड़ेगा, हमें इसमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा फ्रॉम एवरीथिंग। जब आप लोकल टू ग्लोकल की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आप इम्पोर्टेड हनी की जगह पे अपने डोमेस्टिक हनी को कैसे आगे लेके आएंगे मार्केट में, कैसे आपका यहाँ का जो हनी है वो एक्सपोर्ट्स का बढ़ने लग जाए, इसके लिए काम करेंगे। तो इस सप्लाई चेन की तरफ फोकस करना होगा, इस एंगल से ये आर्टिकल को लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, सो अब हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अभी तक क्लियर है ना सारा कुछ। लास्ट डे के क्वेश्चन का आंसर देखिए, पीएम स्वनिधि पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जैसा आप लोगों ने कहा था, तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे क्या कहा गया है कि
सॉरी यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन, दिस लोन फैसिलिटी इज प्रोवाइड फॉर वेंडर हु हैज स्टार्टेड देयर बिजनेस आफ्टर मार्च, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट हेयर, ठीक है, क्योंकि ये 2022 तक ही वैलिड है। सेकंड स्टेटमेंट में ये मार्च के पहले जो लोग काम कर रहे थे ना, जो वेंडर्स हैं, उनको हेल्प पहुंचाने के लिए 50,000 रुपीज़ तक का इसमें लोन प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये उस एंगल से है, ठीक है। तो आपको दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हटा देना है। अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट नहीं भी मालूम है और सेकंड स्टेटमेंट मालूम है कि ये गलत है, क्योंकि आप इसमें कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि मार्च 2020 लिखा गया है, कोरोना का जो इम्पैक्ट आया था, आपने देखा लॉकडाउन वहाँ से शुरू हुआ था। अब मार्च के पहले जो लोग काम कर रहे थे उनका बिजनेस चौपट हो रहा था, तो जाहिर तौर पर उससे पहले के जो बिजनेस स्टार्ट हुए होंगे उनको हेल्प पहुंचाने के लिए होगा ये। तो एक कॉमन सेंस पे अगर हम जान पाते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो सेकेंड स्टेटमेंट आप एलिमिनेट जैसे ही करेंगे आपके 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे और आपका पहला आंसर आ जाएगा, इट्स ए। ओके, तो इस तरीके से हमें सीखना है कि हाउ टू गेट द आंसर। अब मैं आगे और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, पहले ये वाला आर्टिकल देख लेते हैं। द स्मार्ट आंगनवाड़ी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आंगनवाड़ी का, और अब ये रोल और बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर आप अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखते हैं तो उसमें क्या किया है, सरकार ने बदलाव किया है। अब आंगनवाड़ी जो है सेंटर, वहाँ पर प्राइमरी स्कूलिंग बनाने की बात चल रही है, आंगनवाड़ी को प्राइमरी स्कूलिंग में कन्वर्ट करने की बात चल रही है। और दूसरा, आंगनवाड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उस जगह पर जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उसको प्रोवाइड करने में, वेदर वो छोटे बच्चों के लिए हो या फिर वो गर्भवती महिलाओं के लिए हो, लैक्टेटिंग वुमेंस के लिए हो, तो इनके कई ऐसे स्कीम्स हैं जो आंगनवाड़ी और आशा की मदद से उस जगह पर पहुंचाया जाता है। आपको पता है ना, आपके घर के आसपास आंगनवाड़ी सेंटर होगा, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, तो यू कैन ईजिली रिलेट इट, और आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज, और इसमें कैसे इनके रोल को और बढ़ाने की बात कही जा रही है इस आर्टिकल में। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू को उठाया गया है कि अगर आप इनकी क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, वेलफेयर सर्विस की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें आपको फंडिंग को भी बढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम है, इसके तहत जब आप न्यूट्रिशन, हेल्थ, प्री एजुकेशन पर फोकस करने की बात करते हैं, needs of a children till 6 years of age as well as health and nutrition of women and adolescent girl in such a scheme, तो फिर उसके तहत फंडिंग पर फोकस करना होगा। और उसके लिए बहुत अच्छा माध्यम क्या है, वो है आंगनवाड़ी सेंटर्स। इट कुड बिकम एजेंट्स ऑफ इम्प्रूव्ड डिलीवरी ICDS सर्विसेज। ICDS सर्विसेज को पहुंचाने के लिए ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, और इनके ऊपर अगर काम किया जाए, एक नए अवतार में अगर आंगनवाड़ी सेंटर्स को इम्पोज किया जाए, तो ये बहुत हेल्प कर सकता है आगे चल करके। एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा, द कंट्री हैज़ 13.77 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स। इसको आप याद रख सकते हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसके ऊपर, बिकॉज अभी मैंने कहा एजुकेशन पॉलिसी में भी इनके रोल को बढ़ाया गया है। ये लगातार ये न्यूज़ में होते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आते हैं। तो टोटल कंट्री में कितने आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं आपको पता होना चाहिए। तो ये टोटल 13.77 लाख अप्रॉक्स ये डाटा है आपके सामने। You can write it in your answer. Nearly a fourth of the operational Anganwadi centers lack drinking water facilities and 36% do not have toilets. अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये जो सेंटर्स हैं यहाँ पर क्या क्या दिक्कत हैं। अब छोटे बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ बहुत सारे सेंटर पर नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे प्रॉपर टॉयलेट्स की सुविधाएं नहीं होती हैं, क्योंकि आपको मैं बताऊँ क्या होता है इसमें, जो सरकार है वो आंगनवाड़ी के लिए, सेंटर्स के लिए रेंट देती है, ठीक है। मंथली वो कुछ चार्ज दे देती है, और वो बहुत ही लेस चार्ज होता है। कैन यू इमेजिन कि 200-300 रुपये के हिसाब से ऐसा कुछ होता है। तो अब अगर गवर्नमेंट फंडिंग नहीं, मान लीजिए गवर्नमेंट फंड कर दे और एक सेंटर बना दे, वहाँ के जो गवर्नमेंट की ज़मीन है या फिर किसी से ज़मीन परचेज करके और एक सेंटर को बना दे, जैसे स्कूल बनाती है सरकार, तो फिर वहीं पे प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ लगा दी जाएंगी, टॉयलेट की सुविधा होंगी वहाँ पे, और उसको स्कूल की तरह कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन चूँकि जो आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाएं भी होती हैं, उसमें आप 98% अगर आप महिलाओं को देखेंगे तो उनकी जो स्थिति होती है, इकोनॉमिक कंडीशन, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। और इसके लिए इट्स वेरी नेसेसरी कि गवर्नमेंट को इस एंगल से काम किया जाना चाहिए
कि जो सहायिका और सेविका वहाँ पे काम करती हैं उनको कैसे वो सपोर्ट करें, हेल्प करें, और साथ में जो सेंटर है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या काम करें। ठीक है, इस आर्टिकल को आपको सोसाइटी और सोशल जस्टिस के एंगल से समझना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आने वाले समय में, इस पे क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। तो आपको पूरा का पूरा, ये बहुत सारे लोगों को तो ये समझ ही नहीं आता कि आंगनवाड़ी क्या है, आशा कौन है, कैसे काम कर रही है, क्या चल रहा है। तो प्लीज़ अपने जो आपका रूट है वहाँ से कनेक्ट होना है। ठीक है, आप आईएएस तभी बन पाएंगे जब आपके आसपास की चीज़ों से आप वाकिफ़ होंगे, जब आप देखेंगे कि आपके घर के आसपास क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी अगर आपको आपके गांव के बारे में पता नहीं होगा। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी अगर आप अपने समाज के वल्नरेबल सेक्शन के बारे में नहीं जानते होंगे। ये आपको आंसर लिखने में बिल्कुल मदद नहीं करेगा अगर आपको ये नहीं पता कि महिलाएं जो गांव में हैं, जैसे कि अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं या छोटे बच्चों की बात करते हैं जिनको न्यूट्रिशन की बहुत कमी है, इवन फूड भी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए और उसी सेंसिटिविटी से पता होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट रीडिंग द आर्टिकल, इट्स ऑल अबाउट enhancing your information, your mental status towards the society, that really in real terms what you are going to do for your society, right? So उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एग्जाम्पल पता होना चाहिए कैसे कौन कौन से राज्य अच्छा काम कर रहे हैं, लो इनकम फैमिलीज इससे कैसे हिट होती हैं और उनको कैसे हेल्प पहुंचाया जा सकता है। कर्नाटका का क्या इशू है, देखिए, स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईसीडीएस सर्विसेज इन कोस्टल कर्नाटका रिपोर्टेड एनरोलमेंट इन प्राइवेट नर्सरी स्कूल्स एज अ मेजर रीजन फॉर नॉन अडेरेंस टू द आईसीडीएस सर्विसेज। ऐसे हम बहुत सारे राज्य का भी एग्जाम्पल देखने वाले हैं, खास करके साउथ इंडियन स्टेट। देखिए, साउथ इंडियन स्टेट कई मामलों में नॉर्थ इंडियन स्टेट से बेटर काम करते हैं, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का हो, हेल्थ का हो, या फिर वो एजुकेशन का हो। तो मील्स की जो क्वालिटीज़ है हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा न्यूट्रिशन को हर बच्चे तक पहुंचाने की बात सरकार ने की है। पोषण अभियान लॉन्च किया है सरकार ने, सितंबर माह को पोषण माह डिक्लेयर किया है सरकार ने। तो वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, वो ऐसे ही तो इंप्लीमेंट होगा जब आप इन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग बनाएंगे, यहाँ पर आप फंडिंग करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करेंगे, राइट। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अभी और डिस्कशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, ठीक है, फटाफट से। ये आपसे पूछा गया, इसके बाद हम उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। सो लोनार लेक कहाँ पर है, क्या ये महाराष्ट्र में है? और किथाम लेक क्या ये उत्तर प्रदेश में है? प्लीज टेल मी द आंसर। क्या करेक्टली मैच्ड हैं ये दोनों के दोनों लेक, क्या करेक्टली मैच्ड हैं अपने लोकेशन से? बताइए, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, और नीदर वन और टू? प्लीज टेल मी, फटाफट से बताना है आपको इसका आंसर, जल्दी से बताएं प्लीज। ओके, नाउ अगेन स्टार्ट करते हैं, क्या कहा जा रहा था। अब देखिए, हम आते हैं अगले फेज पे। अभी तक हमने प्रॉब्लम को डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं व्हाट कैन बी डन। सो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आईसीडीएस प्रोग्राम्स को हैवली डिपेंडेंट ऑन द आशाज एंड द आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड एएनएम्स के भी बारे में आप जानते होंगे। जब टीकाकरण होता है तो उसमें एएनएम का बहुत बड़ा रोल होता है। एएनएम जाती हैं, आंगनवाड़ी जो सेविकाएं होती हैं, आशा होती है, उनकी मदद से लोगों जो बच्चे हैं उनको टीका दिया जाता है। अब देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु का आर अमंग द स्टेट दैट हैव डन रिलेटिवली बेटर इन दिस रिस्पेक्ट। आप एग्जाम्पल अभी कभी याद कर लीजिए, केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु, ठीक है, 3 राज्य का नाम याद रखना है, केरला, तेलंगाना और तमिलनाडु। केरला और तमिलनाडु को तो आप अक्सर कई जगह पर टॉप लिस्ट में देखेंगे। ओके, so the center's पोषण अभियान has taken important step towards building capacity of आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो ऑब्वियसली ये जो मैंने अभी आपको जस्ट जिक्र किया पोषण अभियान के बारे में, इसमें एक अच्छा स्टेप लिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट दैट द मैकेनिज्म इज नॉट क्रिएटेड रेगुलरली एक्सेस ऑफ द प्लग नॉलेज गैप। यहाँ पे अब हमें क्या क्या करना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर सकते हैं, नॉलेज गैप को कम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। देखिए, बहुत अलग एंगल है आपके आंसर के लिए, बहुत अलग एंगल है। एक तो क्या है, अवेयरनेस फैलाइए आप, दूसरा है फंडिंग क्रिएट कीजिए, तीसरा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अगर आप लेकर के आते हैं तो इससे कैसे हम बच्चों तक पहुंच सकते हैं। जो ICDW का स्कीम है पूरा, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि स्मार्टफोन्स के ज़रिए आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं क्या चल रहा है। सबसे अच्छा एग्जांपल अभी और देखेंगे हम आगे, जियो टैगिंग का, कैसे जियो टैगिंग का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद एप्स दोज डिवाइसेस ट्रैक द डिस्ट्रीब्यूशन टेक होम राशंस एंड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन सर्विसेज
तो प्रोग्राम का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको तो हम घर बैठे पता कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे आप ये जो पूरा न्यूट्रिशन लेवल है उसको चेक कर सकते हैं, और जो वर्कर्स हैं वो सही से काम कर रही हैं। एएनएम नर्सेस को बोलते हैं सूरज, जो नर्स होती हैं दे आर द एएनएम्स, ओके। तो यहाँ पे वो चीज़ है। दूसरा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एग्जाम्पल है। इन्होंने क्या किया है अपने राज्य में कि आंगनवाड़ी सेंटर्स हैव बीन जियो टैग्ड टू इम्प्रूव द डिलीवरी। अब जियो टैगिंग करके ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत अच्छा ऑप्शन, इसको आप हर जगह पे लिख सकते हैं जब आप बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को डिलीवर करने की। तो डिलीवरी में आप जब चेक करना चाहें, चेक एंड बैलेंस करना चाहें, तो वहाँ पे जियो टैगिंग का एग्जाम्पल आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का ले सकते हैं। दूसरा गुजरात का भी एग्जाम्पल है। गुजरात में क्या किया गया है, सप्लाई चेन को डिजिटाइज कर दिया गया है। चेन ऑफ टेक होम राशंस एंड रियल टाइम डाटा बिंग मिनिमाइज। अब देखिए सिंपल है ना, आप होम डिलीवरी को इंश्योर कर दें यहाँ पर, तो लोगों के घर तक राशन पहुँच जाएगा और उससे ये पता चल जाएगा कि चीज़ें डिलीवर्ड हो गई प्रॉपरली कि नहीं हो गई। द सेंटर हैज़ एक्नॉलेज्ड द नीड टू इम्प्रूव आंगनवाड़ी सेंटर्स। इट्स सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम एम्स टू अपग्रेड 2.5 लाख। देखिए ये स्कीम का भी नाम याद रखिएगा, सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम सच सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री, जहाँ पे कि आंगनवाड़ी के लेवल को कैसे इम्प्रूव किया जाए इसकी कोशिश की गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ओके। Now, 3 things are very important. You can conclude your answer by this, okay? Now, what is the conclusion here? इसमें कहा गया है 3 बातों पर हमें फोकस करना चाहिए। पहला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। While infrastructure development and capacity building of आंगनवाड़ी remain the key to improve the program, पूरे प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे हम ओवरऑल इंफ्रा डेवलपमेंट पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है, और उसके स्टैंडर्ड्स पर काम कर सकते हैं, सर्विसेज डिलीवरी पर काम कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, दैट कैन बी कॉल्ड एज द पॉलिटिकल विल। दूसरा क्या है, यहाँ पे एक राज्य को दूसरे राज्य से ज़रूर सीखना चाहिए। जैसे हमने देखा आंध्रा और तेलंगाना में कैसे जियो टैगिंग किया गया है, इससे दूसरे राज्य सीख सकते हैं। गुजरात में डिजिटाइज कर दिया गया, इससे दूसरे राज्य सीख सकते हैं। केरला, तमिलनाडु ने बहुत अच्छा काम किया, तेलंगाना ने बहुत अच्छा काम किया है, उससे जो नॉर्दर्न स्टेट हैं वो बिल्कुल सीख सकते हैं। नाउ तीसरा क्या है, आंगनवाड़ी सेंटर्स मस्ट क्लियर टू नीड ऑफ द कम्युनिटी एंड प्रोग्राम वर्कर्स। जाहिर तौर पर जो लोग काम करते हैं उसमें, ठीक है, जो वर्कर्स हैं, जो उसमें एसोसिएटेड हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी, जैसे आप इंफ्रा के लिए काम कीजिए, आप उनकी जो अपने प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस कीजिए, और तब आप इसको प्रॉपर अच्छा बना सकते हैं। और जो आपने एक कल्पना की है आंगनवाड़ी सेंटर्स की, जिसके थ्रू आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, रूट लेवल पर ऐड होना चाहते हैं, इसको आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप एक और एंगल ऐड कर सकते हैं कि इसमें सिविल सर्विसेज का क्या रोल हो सकता है, जो वहाँ के लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनका क्या रोल हो सकता है। तो ये सब आप अपनी तरफ से सोच करके और इसको आंसर राइटिंग कर सकते हैं। इवन एसेज वगैरह में भी आ जाता है, कई बार ऐसे राइटिंग में आपको ऐसे टॉपिक पूछ लिए जाते हैं, तो वी कैन राइट दीज थिंग्स वेरी नाइसली, है ना। आज हमने देखा टेक्नोलॉजी की, हमने इसमें बात की है, बहुत सारी चीज़ों की बात की है। तो एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मैपिंग का। जैसे आप देख रहे हैं आजकल हम लोग रोज एक मैपिंग का क्वेश्चन देखते हैं। सो पेरू पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताइए कौन कौन सी कंट्री पेरू के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। बोलिविया, चिली, ब्राज़ील, इक्वाडोर। प्लीज़ राइट द करेक्ट आंसर राइट नाउ। जल्दी से बताएं कमेंट में, प्लीज़ राइट डाउन। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन। प्लीज़ राइट डाउन A, B, C और D। आपके अकॉर्डिंगली क्या होगा इसका आंसर। पेरू के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज़ का नाम आपको लिखना है। प्लीज़ फास्ट, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। नाउ ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका रियल आंसर क्या होगा। लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर किसी को नहीं भी पता तो भी हम जानेंगे कि आंसर कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको एक भी पता है तो आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं। सिम्बेक्स श्रीलंका, मान लीजिए आपको पता है या नहीं पता है, ओके। नाउ कोंकण ब्रिटेन, ऑसी इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ऑसी इंडेक्स में तो आपको लग रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है, थोड़ा सा रिलेट कर रहा है, ठीक है। नसीन अलबहर, ये ओमान। तो अब इसमें मान लीजिए अगर आपको सिर्फ एक पता है, नसीन अलबहर, ये नाम आपने सुना हो या वैसा मैच करता हुआ लग रहा है, तो ये 4th अगर आपको पता है तब भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और अगर आपको 3 सिर्फ पता है, मान लीजिए आपको 4 नहीं पता, सिर्फ 3 पता है, अगर आपको 4 पता है तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा, ये तीनों कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा D,
क्योंकि 4 यहाँ पर सब में है, तो ये आपका यहाँ पे डी स्टेटमेंट में भी मिल जाएगा आपको। अगर आपको तीसरा वाला पता है, मान लीजिए 4 नहीं पता, 2 नहीं पता, 3 नहीं पता, तो आप फिर 50-50 पर आ जाएंगे, क्योंकि आप फिर सी और डी में कन्फ्यूज हो जाएंगे कि वेदर इट इज़ सी और वेदर इट इज़ डी। तो आप अब 50-50 पर आ जाएंगे, फिर आप एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं कि ये सी हो सकता है या फिर ये डी हो सकता है। अब सिम्बैक्स का देख लेते हैं। अगर किसी को सिम्बैक्स पता है, ठीक है, सिम्बैक्स पता है, मान लीजिए श्रीलंका यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है श्रीलंका सही हो, बिल्कुल आपको आइडिया लग सकता है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए। फर्स्ट किस में है? ए में है और डी में है, तो मतलब ए हो सकता है या डी हो सकता है, बी और सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट। तो भी आप 50-50 पर आके रुकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से एलिमिनेट कर लेते हैं या फिर आप ऐसा एक ऑप्शन निकाल लेते हैं जो बिल्कुल सही है, तो उससे भी आपके आंसर्स के सही होने के जो चांसेस हैं वो पूरी तरीके से बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, इस तरीके से अपने आंसर्स को निकालना है। फाइन। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए इसके बारे में। एक बार मैं फिर अनाउंस कर दूं कि करंट अफेयर्स का टेस्ट जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको फ्री में दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोग हमसे ऐड हो जाएं, यहाँ पर इस चैनल पर आ जाएं। अगर आपको मेरा डिस्कशन पसंद आता है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने फ्रेंड्स को आप बताइए, आप इसको वीडियो को शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। नो मैटर आपके इस शेयर को कौन देखेगा, कौन पसंद करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिसको ज़रूरत होगी वो ज़रूर हमारे साथ जुड़ेंगे, जो इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन ढूंढ रहे होंगे, और इवन जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो स्टेप अप IAS पर डिस्कशन को फॉलो कर रहे थे, तो इससे मदद मिलेगी उन तक पहुंचने में, वो यहाँ पर आ पाएंगे। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि आना चाह रहे थे और लाइव डिस्कशन में इंक्लूड होना चाह रहे थे स्टेप अप IAS के चैनल पर, उनको काफ़ी ज़्यादा सहायता हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को जितना चाहें आप आगे बढ़ाएं, इसको लोगों को शेयर करें, और आप अपने सुझाव दे सकते हैं। अगर